स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। क्लास 12th का फर्स्ट टॉपिक है ये मैट्रिक्स। एक्चुअल में बुक वाइज अगर देखा जाए तो फर्स्ट टॉपिक नहीं है, बुक में आपका रिलेशन फंक्शन और आईटीएफ पहले आ जाता है, बट मैट्रिक्स एक बहुत सिंपल और एक बहुत इजी पार्ट है मैथ्स में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स से। देखिए मैट्रिक्स, इसको हिंदी में हम बोलते हैं आव्यूह। ठीक है बच्चों, मैट्रिक्स हिंदी में बोलते हैं हम इसको आव्यूह। तो होता क्या है ये मैट्रिक्स, पहले तो इसको समझो कि ये क्या चीज है, मैट्रिक्स क्या चीज है। बिल्कुल आपके लिए नया टॉपिक है क्योंकि 11th क्लास तक आपने इस तरह का कुछ पढ़ा नहीं है। ठीक है, मैट्रिक्स का देखो मीनिंग क्या होता है। मैट्रिक्स इज एन मैट्रिक्स एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। मैट्रिक्स इज एन एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मतलब एक ये आयताकार हमारे पास एक व्यवस्था होती है, मतलब कुछ हमारे पास डेटा होता है, मतलब कोई हमारे पास कुछ डेटा होगा, उसको हम किस तरह से रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं, इसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इज कॉल्ड एन मैट्रिक्स। जैसे कि इस टाइप का कोई हमारे पास ये मैट्रिक्स का नोटेशन होता है, ये हम इस तरह के बॉक्सेस में इसको बनाते हैं मैट्रिक्स में। ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में, जैसे कि मैंने लिखा 2 3 5 -1 7 8, इस तरह का जो हमारे पास होता है इसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, मतलब इस तरह का जो कोई रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है ये मैट्रिक्स है। ठीक है, अब मैट्रिक्स की मैं पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देता हूं कि मैट्रिक्स क्या है। ठीक है ना, जैसे पहला पॉइंट है इसका एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि संख्याओं की, हिंदी में लिख रहा हूं मैं इसको, संख्याओं की आयताकार व्यवस्था को ही आव्यूह कहते हैं। देखो ये कोई बुक की डेफिनेशन नहीं है, मतलब एक अगर मैं बुक की डेफिनेशन की बात करूं तो बुक की डेफिनेशन काफी अलग मिलेगी इससे। ठीक है ना, तो बुक की डेफिनेशन में बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं तो जस्ट एक सिंपली बता रहा हूं कि मैट्रिक्स होता क्या है। एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबरों का, इसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरह से मैट्रिक्स शो की जाती है, मतलब इस तरह से एक रेक्टेंगुलर एरे बना के इस तरह से मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम लगा सकते हैं। ठीक है ना, देखिए मैट्रिक्स में इसे हम बोलते हैं रो। देखो जैसे कोई भी हमारे पास ये है मैट्रिक्स का एग्जांपल है, इसे हम बोलते हैं रो। रो मींस पंक्ति। जब हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो इसे हम बोलेंगे रो, और जब हम अप टू डाउन हम ट्रेवल करेंगे तो इसे हम बोलेंगे कॉलम, मतलब स्तंभ। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। मतलब जब अप टू डाउन हम जा रहे हैं तब तो कॉलम, और जब लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे रो। तो मैट्रिक्स में रो और कॉलम दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब मैट्रिक्स का सबसे पहले आता है ऑर्डर, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। इसके बाद ऑर्डर के बाद देखो नोटेशन, तो इसका क्या होता है, सेकंड पॉइंट पे ले लेते हैं नोटेशन। मैट्रिक्स को शो कैसे करते हैं, तो मैं शो करने के लिए या तो देखो मैट्रिक्स को इस तरह से शो करा जाता है, मतलब इस तरह के रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में शो करा जाता है, या फिर कुछ बुक्स में हमें ऐसे मिलेगा। ठीक है ना, ऐसे भी मिलता है मैट्रिक्स में। ठीक है ना, समझ में आ गया। फिर आता है हमारे पास ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो हिंदी और इंग्लिश में ज्यादा इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। मैट्रिक्स मतलब देखो हिंदी में भी ज्यादातर बोला नहीं जाता, आव्यूह हम कम काम में लेते हैं, मैट्रिक्स ही हम नॉर्मली बोलते हैं। ठीक है, ऑर्डर का मतलब है क्रम। एक मैट्रिक्स का क्रम क्या होता है ना। अगर देखो किसी मैट्रिक्स में इफ अ मैट्रिक्स हैज m rows and n columns, then the order of matrix is m into n। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स में m रोज और n कॉलम्स हैं तो उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा m into n। ये m into n की एक मैट्रिक्स होगी हमारे पास। जैसे कि सपोज करो मैं अगर किसी एक एग्जांपल की बात करता हूं, ऊपर वाले एग्जांपल की बात कर लेता हूं, 2 3 5 -1 7 8 की बात कर लेता हूं। उसमें हमारे पास ये फर्स्ट रो है, ठीक है, फर्स्ट रो, और ये है सेकंड रो, ये दूसरी रो है हमारे पास। ठीक है, और 3 कॉलम है इसमें, फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम,
और ये थर्ड कॉलम, 3 कॉलम है हमारे पास, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर या हम क्रम बोल सकते हैं, वो 2 into 3 होगा। हमेशा पहले रो लिखी जाती है, बात ध्यान रखना कि इसमें अगर किसी मैट्रिक्स में m रोज और n कॉलम है तो इसका मतलब पहले m into n लिख रहे हैं ना, m into n का मतलब क्या होगा, पहले रो देन कॉलम, ठीक है ना। तो अगर किसी मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है, m रोज और n कॉलम्स है, तो ये m into n की एक मैट्रिक्स बन जाती है। इसका मतलब इसका जो ऑर्डर होगा 2 into 3 होगा इस वाली मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका कि भाई मैट्रिक्स में किस तरह से, मतलब मैट्रिक्स में जो रो और कॉलम अगर है तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है हमारे पास, 2 into 3 आ गया इसका, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का ऐसे ऑर्डर लिख सकते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ एक इस तरह की मैट्रिक्स तुम्हें दे दी, ये 3 1 7 9 -1 2 0 5 और 1 7 2 8, मान लो मैंने ये लिख दिया। अब इसमें तुम देखो ध्यान से, ये कितनी रो हैं, 3 रो हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 रोज हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे क्या है, कॉलम्स हैं। तो 4 कॉलम हो गए, 1 2 3 4, तो 3 रो और 4 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, मतलब क्रम क्या हो जाएगा इस मैट्रिक्स का, 3 into में 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया, सभी को क्लियर है, ठीक है ना। ऑर्डर हो गया मैट्रिक्स का 3 into 4। तो मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है किसका, नंबर्स का। अब अरेंजमेंट, अब तुम सोच रहे हो सर ये अरेंजमेंट क्या चीज है, अरेंजमेंट तो बहुत तरह से हो सकता था, अरेंजमेंट तो हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, लेकिन क्या होता है कि हमारे पास जो एक बहुत बड़ा डेटा होता है, एक बहुत लार्ज डेटा होता है, इस लार्ज डेटा को एक बहुत छोटी सी जगह में शो करने के लिए हमने मैट्रिक्स को काम में लिया है, ठीक है। अभी इसके एप्लीकेशन जब मैट्रिक्स के आएंगे छोटी मोटी चीजों में, तो आपको पता लग जाएगा कि हम मैट्रिक्स को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इसको यूज कर रहे हैं, है ना। तो अभी पता लग जाएगा इसमें। चलिए मैट्रिक्स में सबसे पहले जो हमारे पास था वो था ऑर्डर, पहला जो टॉपिक था। अगली बात जो मैट्रिक्स में आएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, मतलब है अवयवों की संख्या। किसी अवयव में अवयवों की संख्या क्या होती है, इसे हम बोलते, इसे हमें निकालना हो तो देखिए अवयवों की संख्या क्या होती है, किसी मैट्रिक्स में m into n होती है, ठीक है ना। m into में n, मतलब जितने हमारे पास जो ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना, उसको मल्टीप्लाई कर लेना आपस में। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे इसमें, इसमें एलिमेंट्स हो गए मेरे पास 6, ठीक है। और अगर इसकी बात करूं तो एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, इसमें एलिमेंट्स मेरे पास हो जाएंगे 12, ठीक है ना। 3 into 4 है तो 12 एलिमेंट्स हो गए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या होगा मैट्रिक्स में, m into n की अगर ये मैट्रिक्स है तो इसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, m into n की फॉर्म में रहेंगे, ठीक है ना। सभी को क्लियर हो गया कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैट्रिक्स में होता है m into n के इक्वल। आ रही है बात समझ में, ठीक है। चलिए मैट्रिक्स का मैट्रिक्स जो कॉमनली डिनोटेड, मतलब जिससे हम शो करते हैं, वो कैसे होता है, देखिए ध्यान से समझना इसको। मैं इसका कौन सा पॉइंट था, ये 4th पॉइंट था, और ऑर्डर इसका 3rd पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है 5th, वो पॉइंट है कि इट इज मैट्रिक्स है, इट इज कॉमनली डिनोटेड बाय कैपिटल ए। मतलब मैट्रिक्स का जो नाम होता है हम नॉर्मली क्या देते हैं, कैपिटल ए नाम देते हैं। एंड एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स के एलिमेंट है, इज एआईजे। मतलब मैट्रिक्स के जो अवयव हैं या एलिमेंट्स हम बोलते हैं, हिंदी में अवयव बोलते हैं इसको, ठीक है। मतलब मैट्रिक्स को ए से प्रदर्शित किया जाता है। जो कैपिटल ए है नॉर्मली हम उससे कर देते हैं, कैपिटल बी से भी कर सकते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी 26 लेटर है उससे हम शो कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम ए से कर देते हैं इसको, ठीक है। और मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, मतलब जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होंगे उसको हम एआईजे, मतलब स्मॉल एआईजे से हम डिनोट करते हैं। आई स्टैंड्स फॉर रो एंड जे स्टैंड्स फॉर कॉलम, मतलब आई तो रो के लिए और जे कॉलम के लिए मैट्रिक्स में, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो मैट्रिक्स में जो हम डिनोट करते हैं, किसी मैट्रिक्स का नोटेशन जो होता है वो क्या होता है, जैसे यहाँ A11 बोलते हैं इसको, मतलब फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ये। फिर A12, इसका मतलब है फर्स्ट और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। फिर A13, ऐसे चलता रहेगा। मान लो हमारे पास n कॉलम्स हैं, ठीक है, तो ये n कॉलम के लिए लिखेंगे A1n, ठीक है, n कॉलम के लिए A1n लिखेंगे। फिर जैसे ये नेक्स्ट होगा A21, मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ऐसे चलता जाता है और लास्ट में आएगा A2n, ठीक है। फिर A31 थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना। A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, ऐसे चलते चलते A3n तक आ जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया। ऐसे करते करते जैसे मान लो m रोज है हमारे पास, तो ये AM1 लिखा जाएगा, फिर AM2, ठीक है, AM3, ऐसे करते करते लास्ट में क्या लिखा जाएगा, AMN आ जाएगा,
समझ में आ गया भाई? mth रो है ये, मान लो 10वीं रो है, तो 10वीं रो के लिए मैं क्या लिखूंगा, 8 10 1 लिखूंगा मैं यहाँ पर पहले, ठीक है ना? मतलब 10th रो और फर्स्ट कॉलम, ऐसे 10 2 लिखूंगा, फिर 10 3 लिखूंगा, मतलब जो भी हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग लिखूंगा मैं। mn है मेरे पास, mn का मतलब क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर ये mth रो है और nth कॉलम है, तो ये जो टोटल ऑर्डर जो होता है, देखो लास्ट वाला जो एलिमेंट होता है ना मैट्रिक्स में जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है, यही क्या शो करता है, इसके ऑर्डर को शो करता है, तो ये ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, m इंटू एन का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है? अगर मान के चलो बाय चांस ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या होती है स्क्वायर मैट्रिक्स अभी बता दूंगा मैं, अभी नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस, है ना, वहां पता लग जाएगा। लेकिन अगर सपोज करो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होता है ना इसका, ये वाला जो पार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है बेटा? क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल। ये वाला जो पार्ट है ये प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है बेटा? ये प्रिंसिपल डायगोनल है इसका। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा बनेगा, इसे हम बोलते हैं अपर ट्राइंगुलर, अपर ट्राइंगल। ठीक है? और ये वाला जो हिस्सा होएगा, इसका नीचे वाला जो हिस्सा होएगा, इसे हम बोलेंगे लोअर ट्राइंगुलर या लोअर ट्राइंगल, इसे हम लोअर ट्राइंगल बोलते हैं। क्लियर है सभी को? अपर ट्राइंगल पार्ट मतलब ये ऊपर वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना, ट्राइंगुलर जैसा हिस्सा दिख रहा है, इसे हम अपर ट्राइंगल बोलते हैं। नीचे वाला जो हिस्सा है जो ये भी ट्राइंगल के फॉर्म में ये, इसे लोअर ट्राइंगल बोलेंगे। और जो ये वाली लाइन है ये प्रिंसिपल डायगोनल। ध्यान रखना ये सब चीजें किस में पॉसिबल है, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल है। अभी मैं टाइप से बताऊंगा तो पता लगेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स सीधा सा है जिसमें रो और कॉलम इक्वल होते हैं, मतलब जितनी रोज है उतने ही अगर कॉलम्स है तो इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। और किसी मैट्रिक्स में ये होना पॉसिबल नहीं है, प्रिंसिपल डायगोनल वगैरह, ठीक है ना? स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है तो उसमें ये पॉसिबल है। क्लियर है बात सभी को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है, अपने पास टॉपिक आता है फॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किस तरह से बनती है, ठीक है बेटा? नेक्स्ट टॉपिक आएगा फॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब आव्यूह का निर्माण। ठीक है, आव्यूह का निर्माण। आव्यूह का निर्माण कैसे होता है देखिए, मैं इसको है ना इसका कोई मैथमेटिकल कोई स्टेटमेंट नहीं है इसका, है ना? इसको मैं क्वेश्चन से समझा देता हूं। जैसे सपोज करो अपने पास एक क्वेश्चन है ना, कि क्वेश्चन है फॉर्म अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 such that aij इक्वल टू अपने पास दिया हुआ है i माइनस जे अपॉन में 2, ठीक है? एक दिया हुआ है आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर और एक दिया हुआ है आई प्लस जे अपॉन में 2, ये दिया हुआ है। तो इसमें बोला हुआ है कि ये कब अप्लाई करना है, व्हेन आई इज ग्रेटर देन जे। ये अप्लाई करना है व्हेन आई इज इक्वल टू जे, और ये अप्लाई करना है व्हेन आई इज लेस देन जे। हियर आई स्टैंड्स फॉर रोज एंड जे स्टैंड्स फॉर कॉलम, ठीक है? तो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि इसको हमें सोल्व करना है ना। अब किस तरह से इसको सोल्व करना है वो समझो आप। देखिए हमें मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करना है, मतलब मैट्रिक्स हमें बनानी है। और कितने बाय कितने की मैट्रिक्स बनानी है हमें? 3x3। इसमें रो और कॉलम सेम है, तो इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर हमें ये बनाना है, ठीक है ना, अगर मुझे ये बनानी है मैट्रिक्स, तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि 3x3 में कौन कौन से एलिमेंट वर्क करेंगे, कौन कौन से एलिमेंट होंगे 3x3 की मैट्रिक्स में। तो मैं सबसे पहले 3x3 की एक नॉर्मली मैट्रिक्स बना देता हूं। उसमें a11 होगा, a12 होगा और a13 होगा। देखो यहीं पर खत्म हो जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, है ना? और कॉलम कितने? 3 ही है, बस यहीं तक जाएगा ये, ठीक है? ऐसे ही a21 a22 होगा, फिर a23 होगा, ऐसे ही a31 होगा, a32 होगा और a33 होगा, ठीक है? मतलब अपने पास जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है वो मुझे पता लग गया कि मैट्रिक्स के एलिमेंट्स ये एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के, इन एलिमेंट के ऊपर बात करनी है हमें, ठीक है? अब जैसे 1 1 है, पहला मैं निकालूं 1 1, यहाँ आई भी 1 है और जे भी 1 है, और जब आई और जे दोनों 1 1 है इसका मतलब दोनों इक्वल है। और अगर इक्वल है तो इन तीनों में से कौन सा काम करेगा भाई? ये जो ए आई जे है ये तीन अलग अलग तरीके से है कि जब आई जे से बड़ा हो, छोटा हो, या फिर आई और जे दोनों इक्वल हो, तो कौन सा वाला काम करेगा? दूसरा वाला काम करेगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना? दूसरा वाला अगर काम करेगा तो इसका मतलब आई की वैल्यू भी 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है, तो यहां लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा 2, ठीक है?
जैसे अगला हमें निकालना है A12, यहां पर I क्या है, यहां पर I J से छोटा है, I 1 है और J कितना है 2 है, तो I I इज लेस देन J है, ठीक है। अगर I J से कम है तो ये वाला काम करेगा, तो इसका मतलब I की वैल्यू तो है 1, J की वैल्यू है 2 और अपॉन में आएगा 2, तो आंसर हो गया ये 3/2, ठीक है। A12 A13, यहां भी जो I है वो J से कम है, और I अगर J से कम है तो यही वाला काम करेगा, और यही वाला काम करेगा, तो 1 + 3/2 मतलब 4/2 इक्वल टू में आ जाएगा 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो अपन निकालेंगे वो निकालेंगे A21। A21 में I यहाँ पर J से बड़ा है, देखो I की वैल्यू तो हो गई 2 और J की वैल्यू हो गई 1, तो I क्या है यहाँ पर J से बड़ा है, I इज ग्रेटर देन J है, और अगर I J से बड़ा है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 2 - 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। फिर A22 आ जाएगा, A22 का मतलब क्या हो जाएगा भाई, दोनों बराबर आ गए, अब ये I और J दोनों इक्वल है तो ये वाला काम करेगा, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा 2² + 2², तो 4 और 4 8 हो गया ये, है ना। A23 में क्या होगा, A23 में अपने पास भाई I J से छोटा हो गया, दोबारा I J से छोटा है तो ये वाला काम में लेना, बस अपन को ये ध्यान में रखना है कि I J से छोटा है कि बड़ा है, ठीक है। तो अगर ये वाला अपने पास है तो यहां लिखेंगे 2 + 3, ठीक है। तो 2 + 3/2 मतलब ये हो जाएगा 5/2, ये A23 हो गया, ठीक है। ऐसे ही आगे जब अपन आगे की बात करें तो आगे जो अपने पास एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, A31 होगा। A31 में I क्या है, J से बड़ा है, और अगर I J से बड़ा है तो इसका मतलब कौन सा वाला काम करेगा, ध्यान से देखो, I अगर J से बड़ा है तो कौन सा वाला काम करेगा, पहला वाला काम करेगा, ठीक है। और पहले वाले में क्या है अपने पास, ये I - J/2 है ना, तो 3 - 1/2, तो 2/2 इक्वल टू में क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। A32 क्या होगा, A32 अपने पास होगा, देखो यहाँ पर I J से बड़ा है, I J से बड़ा है तो ये वाला काम करेगा, 3 - 2/2 मतलब ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। और अगर A33 की बात करें हम, A33 मतलब I और J दोनों इक्वल है, तो 3 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 9 और 9 18 हो जाएगा ये, ठीक है। सभी को क्लियर है, 18 आ जाएगा। तो अपने पास जो मैट्रिक्स बनी, वो मैट्रिक्स क्या बनी वो अपन देख लेते हैं। देखो अपने पास जो मैट्रिक्स बनेगी, जिसको हमने A नाम दिया हुआ है ना, A नाम दिया था इस मैट्रिक्स को, तो A11 अपने पास है 2, A12 अपने पास है 3/2, A13 अपने पास है 2, ठीक है। फिर A21 की वैल्यू अपने पास है 1/2, A22 की 8 और ये है 5/2, फिर 1, ये 1/2 और ये 18, ये हो गया अपना आंसर इसका। मतलब इस तरह की मैट्रिक्स ये बनेगी। सभी को क्लियर है ये बात कि भाई मैट्रिक्स किस तरह से फॉर्म होती है। मैट्रिक्स फॉर्मेशन में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि यही आएगा हमेशा, ये 3 फंक्शन ही आएंगे, कोई एक सिंगल फंक्शन भी आ सकता है ना, कि भाई एक मैट्रिक्स है अपने पास और कोई भी मैट्रिक्स, मतलब कोई एक क्वेश्चन दे दिया, हमें बोला कि 2x3 की मैट्रिक्स बनाओ या 4x5 की, मतलब किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं एक और, है ना, जिससे कि इस टॉपिक से अपन आगे बढ़ सकें। देखिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आपका एनसीईआरटी बुक का ही कोई एग्जांपल ले रहे हैं अपन, है ना। देखिए देखो ये सभी को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं, या फिर लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं कि क्या इसमें प्रॉब्लम है। मतलब मैं आपको जो बता रहा हूँ मेन पार्ट वो ये है कि क्वेश्चन जरूरी नहीं है हर बार ऐसा 3 की फॉर्म में आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर बार ये क्वेश्चन 3 ऐसे, कोई भी जो हमारे पास AIJ है ये हमेशा ऐसे नहीं दिया होगा 3 पार्ट में, ये सिंगल भी आपके पास हो सकता है कोई, है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास 3 पार्ट में आएगा, ठीक है बेटा। तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं इसमें, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा इसका। देखिए अपने पास अगला जो क्वेश्चन है वो है फॉर्म अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x4 वेयर मैट्रिक्स इज गिवन बाय, मैट्रिक्स जो है वो किस तरह से दी गई है वो आपको देखना है। देखो
देखो एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.1 का मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, 5th का फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन है कि ए आई जे हमें दिया हुआ है हाफ -3i + j, ये अपने पास है। ठीक है, मैट्रिक्स जो अपने पास है वो इस तरह की मैट्रिक्स हमें बनानी है, 3x4 की मैट्रिक्स बनानी है, और मैट्रिक्स वो है ए आई जे इक्वल टू में हाफ -3i + j है मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां पर हमें 3x4 की मैट्रिक्स बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि 3x4 में एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे। देखो 4 कॉलम है, तो स्टार्ट करते हैं A11, A12, A13 और A14, है ना, मतलब 4 कॉलम है, इस वजह से ये 4 कॉलम की वजह से 4 तक जा रहा है। फिर आएगा यहाँ पर A21, A22, A23 और A24। ठीक है, फिर A31, A32, A33 और A34। तो ये मैंने बताया था लास्ट वाला जो है हमेशा उसके ऑर्डर को शो करता है, तो ये 3x4 की मैट्रिक्स हो गई। मतलब हमें पता लग गया कि इसमें 12 एलिमेंट्स है, टोटल 12 एलिमेंट्स होगी इस मैट्रिक्स में। ठीक है ना, अगर हमारे पास इसमें 12 एलिमेंट्स हैं तो इन 12 एलिमेंट्स में हम क्या करेंगे। देखो सबसे पहला काम जो इसमें होगा 12 एलिमेंट्स में, वो जैसे कि a इक्वल टू सपोज करो, सॉरी सबसे पहले मैं निकालूंगा A11। A11 में क्या होगा, हाफ। देखो इस बार कोई 3-3 नहीं है कि आई जे से बड़ा है, आई जे के इक्वल है, आई जे से छोटा है, इस बार ऐसा नहीं है। इसमें बस एक ही दिया हुआ है हमें, है ना, कि एक ही आपके पास जो भी है एक ही फंक्शन से दिया हुआ है, ये इसी में आपको सारी वैल्यू पुट करनी है। जैसे A11 की बात चल रही है तो -3 इंटू में 1 + 1, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ -3 इंटू 1 -3 हो गया, -3 + 1, और ये मोड के अंदर दिया हुआ है -3 + 1 -2 होगा, -2 का जो मोड है वो +2 होगा, तो 2/2 अपने पास आ जाएगा 1। ठीक है, ये वैल्यू आएगी, तो ये A11 की वैल्यू आ गई। ऐसे हम निकालेंगे A12 की वैल्यू। A12 की वैल्यू हाफ माइनस का 3 इंटू में कितना हो जाएगा, 1 + 2 आ जाएगा। ठीक है, तो -3 + 2 माइनस का 1 होएगा, और माइनस का 1 का जो मोड होता है वो प्लस का 1 होता है, तो ये 1/2 आ जाएगा। ठीक है, फिर A13 भी ऐसे निकालेंगे, हाफ -3 इंटू 1 + 3। ठीक है, -3 इंटू 1 + 3 हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये -3 + 3 0 हो गया, और 0/2 0 ही होता है। फिर A14 है हाफ -3 इंटू में 1 + 4, तो 4 - 3 हो जाएगा 1, 1/2, ये हो गया A14। ऐसे हम बाकी के सारे एलिमेंट्स में निकाल सकते हैं। जैसे कि सपोज करो A21 की बात अगर मैं करूं तो हाफ -2 इंटू में 2 + 1। ठीक है, तो -4 + 1, -4 + 1 होता है माइनस का 3, लेकिन मोड की वजह से प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 3/2। ठीक है बेटा, ये 3/2 हो गया। तो नेक्स्ट अपने पास आएगा A22 आएगा, तो हाफ -2 इंटू 2 + 2, तो -4 + 2, माइनस का 2 होता है लेकिन मोड की वजह से प्लस का 2, तो 2/2 इक्वल टू आ जाएगा 1। ऐसे A23 की बात करेंगे तो हाफ -2 इंटू में 2 + 3, तो -4 + 3, माइनस का 1 होगा लेकिन मोड की वजह से +1, तो प्लस का हाफ हो जाएगा ये। ठीक है, A24 में क्या होगा, हाफ इंटू में -2 इंटू में 2 + 4, ये -4 + 4 0 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास जो रो बचती है वो है अपने पास A31। A31 में क्या होगा, हाफ -3 इंटू में 3 + 1, तो -9 + 1 क्या होगा, -8, बट मोड की वजह से प्लस का 8, तो 8/2 हो गया 4। फिर A32 की बात करते हैं, तो -3 इंटू में 3 + 2, और ये हाफ रहेगा ही बाहर। ठीक है, तो -9 + 2 -7 हो गया, और मोड की वजह से प्लस का 7, तो 7/2 हो गया। फिर A33 में होगा हाफ -3 इंटू 3 + 3, तो -9 + 3 हो गया माइनस का 6, प्लस का 6/2 हो गया 3। A34 ये हो गया हाफ -3 इंटू में 3 + 4, तो -9 + 4 माइनस का 5 आएगा, -5 + 5 हो जाएगा, और 5/2 हो जाएगा ये। ठीक है, सभी को क्लियर है, तो ये हो गया A34। तो अब अपने पास जो मैट्रिक्स बनी वो मैट्रिक्स क्या बनी वो हमको देखनी है। देखो 3x4 की मैट्रिक्स थी, A11 अपने पास क्या था 1, A12 था 1/2, A13 हो गया 0, A14 हो गया 1/2। ठीक है, ये 3/2, ये 1, ये 1/2 और ये 0, फिर 4, 7/2, 3 और 5/2। तो ये अपने पास मैट्रिक्स हो गई। ठीक है ना, देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा था, बाकी कुछ नहीं है, मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी करवा दिया इसलिए क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है ना, बहुत सिंपल सा बहुत लॉजिकल सा टॉपिक है ये। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स किस तरह से बनती है। आपकी हर बुक में पहले टॉपिक यही होते हैं, है ना, आप मैट्रिक्स की किसी बुक में देखेंगे, आप चाहे सीबीएसई की देखो चाहे आरबीएसई की देखो, हर किसी में पहला टॉपिक इसी से रिलेटेड रहता है। ठीक है, कि मैट्रिक्स फॉर्म किस तरह से होती है। क्लियर है सभी को।
वीडियो को पॉज कर करके आप इसमें अपने कॉपीज में राइट डाउन करते रहना, नोट करते रहना सभी बच्चे, जिससे कि आपको बेटर समझ में आए। और ठीक है, और वीडियो के एंड में जब आपके 2-3 लेक्चर्स इसके हो जाएंगे तो वीडियो के एंड में आपको एक पीडीएफ फाइल मिलेगी जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आपको वो क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास जो मैट्रिक्स में आता है वो है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। देखो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, इक्वालिटी का मतलब हो गया कंपैरिजन, कि भाई दो मैट्रिक्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। दो मैट्रिक्स को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो वो किस बेसिस पे कर रहे हैं, मतलब अगर सपोज करो कुछ उसमें अननोन एलिमेंट की बात चल रही हो, या किसी उसमें अनडिफाइंड कोई अनडिफाइंड तो नहीं, बाकी उसमें किसी भी टाइप का जो एलिमेंट होता है वो मतलब जो एलिमेंट्स अपने पास हैं वो फाइंड आउट करने के लिए बोले जाएंगे कुछ अननोन एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो two metrics are equal if their order are equal। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, जब उनके क्या होंगे, ऑर्डर इक्वल होंगे, ठीक है ना। मोस्टली अननोन कोई हमारे पास एलिमेंट है उसको फाइंड आउट करने के लिए काम में आता है इक्वालिटी, ठीक है ना। अब इसका भी अपन क्वेश्चन से समझ लेते हैं कि भाई क्वेश्चन से पता लग जाएगा मेनली तो कि क्या चीज है ना। देखिए क्वेश्चन अपने पास है कि पहले एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेना जनरल सा, फाइंड एक्स वाई जेड हमें निकालना है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक्स प्लस वाई टू 5 प्लस जेड और एक्स वाई, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। ये है 6 2 5 8, ये आपके पास है। इसमें एक्स वाई और जेड हमें निकालना है। देखो पहली बात तो ये देखो, ये 2 into 2 की मैट्रिक्स है, ये भी कितने की है, ये भी 2 into 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है ना। ये 2 into 2 की मैट्रिक्स है दोनों। तो x प्लस वाई, यहाँ पर जो x प्लस, ये पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होगा, दूसरा वाला दूसरे के होगा, मतलब जो ये 1 2 है ये a12 के इक्वल होगा, ये a1 ये a21 है तो a21 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि x प्लस वाई तो है 6 के इक्वल, और जो एक्स वाई है वो किसके इक्वल है, वो 8 के इक्वल है। अब इनको सोल्व कैसे करना है, जैसे कि हम नॉर्मली करते आते हैं बचपन से ही। तो y इक्वल टू सपोज करो 8 अपॉन x हो गया, इस y की वैल्यू को यहाँ रखेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 8 अपॉन में x इक्वल टू 6, तो x स्क्वायर प्लस 8, और जो नीचे वाला x एलसीएम में आएगा वो इधर जाएगा, तो ये 6x हो गया, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू में 0 हो गया। इसके अगर मैं टुकड़े करूं तो x माइनस 4 और x माइनस 2 आ जाएगा इक्वल टू में 0, ठीक है ना। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी या फिर 2 आएगी, ठीक है। अगर x की वैल्यू सपोज करो 4 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 अपॉन 4 मीन्स 2 हो जाएगी, और अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन 2 इक्वल टू में 4, ठीक है। ये x और y की वैल्यू आ गई। और z की वैल्यू निकालने के लिए ये जो थर्ड एलिमेंट है 5 प्लस जेड, इसको 5 के इक्वल कर दो, तो 5 प्लस जेड इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। तो यहां से जो z की वैल्यू आएगी अपने पास, वो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो z इक्वल टू में हो जाएगा 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 हो गया 0, तो z की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। तो x और y की वैल्यू तो चेंज हो रही है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, और x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी, z की वैल्यू फिक्स रहेगी 0, ठीक है। सभी को समझ में आया। तो ये इक्वालिटी का एक छोटा सा क्वेश्चन था, है ना। हम एक और क्वेश्चन लेके इसको बिल्कुल खत्म कर सकते हैं इस टॉपिक को, है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन समझो इसका, इक्वालिटी का। वीडियो को पॉज कर करते समझते रहना, थोड़ा सा मैं इसलिए जल्दी करा रहा हूँ कि बहुत इजी टॉपिक है ना, इसमें कोई टॉपिक में हार्ड नहीं है कहीं भी। मैट्रिक्स बिल्कुल आसान, मतलब आप ये मान के चलो मैथ्स में आप 12th क्लास में जितने भी टॉपिक्स पढ़ रहे हो ना, उसमें आपको लगेगा कि हाँ ये सबसे इजीएस्ट टॉपिक है ये मैट्रिक्स। इसलिए थोड़ा सा मैं इसको जल्दी कर रहा हूँ, जिससे कि है ना वीडियो थोड़ा लंबा ना खींचे, है ना, इस वजह से मैं इसको जल्दी कर रहा हूँ टॉपिक को। देखिए अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी बुक का 7 है, एक्सरसाइज 3.1 का। इसमें बोला हुआ है कि फाइंड ABCD, ये निकालना है, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी और 3c प्लस डी इक्वल टू में अपने पास है -1 5 0 और 13, ये अपने पास है, ठीक है। देखिए इसको कैसे सोल्व करना है, वही है कि यहाँ पर पहले ऑर्डर देख लो, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, दोनों मैट्रिक्स का, इसका भी 2 into 2 है, इसका भी 2 into 2 है, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट है, सपोज करो मेरे पास जो a माइनस बी है, ये a माइनस बी -1 के इक्वल होगा, ठीक है। और
जो 2a माइनस बी है, ये 2a माइनस बी किसके इक्वल होगा, ये 0 के इक्वल होगा। पहले हम इसको 10th क्लास में जो हमारा एलिमिनेशन मेथड है उसे सोल्व कर लेते हैं। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, इस पर कोई असर नहीं पड़ता जीरो पर, तो ये कट गया, a माइनस 2 हो गया माइनस का a, और माइनस का हो गया ये 1, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब a की वैल्यू 1 को यहाँ पुट कर दो, तो 1 माइनस बी इक्वल टू में माइनस 1 आया, 1 प्लस 1 हो गया b, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, तो a और b दोनों की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, सभी को समझ में आ गया, a और b दोनों की वैल्यू आ गई। ऐसे ही यहाँ पर 2a प्लस सी इक्वल टू में आ गया 5। अब a की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 1 है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देना 1, तो c प्लस 2 इक्वल टू में 5 आएगा, तो c की वैल्यू आ गई 5 माइनस 2 इक्वल टू में 3। ऐसे ही 3c प्लस d, ये में दिया हुआ है 13 के इक्वल, तो 3 इंटू सी की वैल्यू अब आ चुकी है 3 प्लस d इक्वल टू में 13, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 माइनस 9 इक्वल टू में क्या आ गया 4। तो ए बी सी डी सबकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की 3 है और d की वैल्यू है 4। तो ये अपने पास वैल्यूज हैं इसकी एबीसीडी की। ठीक है, तो इस तरह से हम इक्वालिटी का कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है बेटा, राइट, नोट कर लो इसको। चले नेक्स्ट टॉपिक करते हैं अपन, है ना, मैट्रिक्स में। देखिए नेक्स्ट देखो, इसी में आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसी एक्सरसाइज में जो एनसीईआरटी की 3.1 है, इसी में छोटे छोटे से कुछ क्वेश्चन है। जैसे कि सपोज करो यहाँ क्वेश्चन हमें बोला हुआ है, क्वेश्चन है कि अगर सपोज करो किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स हैं, मतलब उसमें 24 अवयव हैं, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, मतलब उसके क्रम क्या क्या हो सकते हैं, मतलब मैट्रिक्स में पॉसिबल ऑर्डर पूछे हैं कि पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होंगे। ठीक है, तो एक बहुत छोटी सी चीज है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर बोलते हैं। हालांकि ऐसा तुम्हें कोई जरूरी नहीं है प्राइम फैक्टर करना है। देखो 24 कैसे कैसे लाया जा सकता है, जैसे कि 1 इंटू 24 भी 24 ही होता है, तो ये भी एक मैट्रिक्स का ऑर्डर हो सकता है। ठीक है ना, अब और क्या हो सकता है, 24 इंटू 1 भी हो सकता है मैट्रिक्स का ऑर्डर, 2 इंटू 12 भी हो सकता है, या 12 इंटू 2 भी हो सकता है। ठीक है, और 3 इंटू 8 भी हो सकता है, 8 इंटू 3 भी हो सकता है मैट्रिक्स का ऑर्डर, 4 इंटू 6 भी हो सकता है, 6 इंटू 4 भी हो सकता है, और सोचो और कोई हो सकता हो तो। ठीक है, मेरे ख्याल से हो गया सारे, है ना, 12 इंटू 2 भी हो गया, सब कुछ हो गया। ठीक है, तो इस तरह के पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं मैट्रिक्स के। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। तो अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है तो पूछा हुआ है कि उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स में अपना जो पहली एक्सरसाइज है 3.1, तो देखिए ध्यान से समझो अब इस चीज को। अब एक लास्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, 10वां क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है एक। ठीक है, कि ऑल मतलब फाइंड all possible matrices of 3 into 3। ठीक है, of 3 into 3 if each entry with 0 और 1, मतलब हर एंट्री क्या हो, या तो 0 या फिर 1। ठीक है, मतलब अगर 0 और 1 कोई एक मैट्रिक्स है। देखो क्वेश्चन वाला क्या कहना चाह रहा है कि कितनी तरह की मैट्रिसेस बनाई जा सकती हैं, मतलब हम कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं इसमें, वो आपको बताना है। तो देखो कैसे पता लगाएंगे इस चीज का। देखो इसका पता लगाने के लिए सपोज करो मेरे पास 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, मैंने सारे एलिमेंट या तो 0 रखने या 1 रखने। मैंने सारे 0 रख दिए, लेकिन मैंने एक को 1 रख दिया। हरी बात समझ में, एक को मैंने क्या कर दिया, 1 कर दिया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैंने ये सारे 0 रख दिए, इसको 1 रख दिया, ऐसे मैंने 0 रख दिया। ठीक है, मतलब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मैट्रिक्स में सिर्फ 0 और 1 रखना है। तो ऐसी कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं, देखो 2 मैट्रिक्स तो यही बन गई, और भी तुम बहुत सारी मैट्रिक्स बना सकते हो। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर लिख दिया 0 1 0 0 0 1 1 1 1, ऐसी बन गई, ये तीसरी मैट्रिक्स बन गई। ऐसी बहुत सारी मैट्रिक्स बन सकती है। अपन मतलब लिखना मेरे लिए पॉसिबल है कितनी सारी मैट्रिक्स है, लेकिन बता सकता हूँ कितनी है। देखो इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एंट्रीज की जो पावर होती है, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स
भाई मैट्रिक्स में कितनी तरह की एंट्रीज है अपने पास दो तरह की एंट्रीज को अपन एंटरटेन कर रहे हैं, 0 और 1 को एंटरटेन कर रहे हैं, ठीक है ना। अपने पास एंट्री दो तरह की है, 0 और 1, और टोटल जो मैट्रिक्स में एलिमेंट है वो 9 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 5 1 12। ऐसी मतलब मैं 512 मैट्रिसेस बना सकता हूँ, ठीक है। इस तरह की 512 मैट्रिक्स में बना सकता हूँ, तो इसे हम बोलेंगे मैट्रिक्स, ठीक है ना। मैट्रिक्स में मतलब जो अपने पास है टोटल 512 मैट्रिक्स बना सकते हैं अपन, इस तरह की अलग अलग मैट्रिक्स बना सकते हैं। सभी को क्लियर है ये बात, ठीक है, क्लियर होनी चाहिए वाली बात। चलिए अगली बात करते हैं हम। नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक आएगा मैट्रिक्स में वो आएगा टाइप ऑफ मैट्रिसेस, कि मैट्रिक्स में जो अपने पास है वो टाइप किस किस तरह के हैं, ठीक है बेटा। मैट्रिक्स में अच्छा टॉपिक है ना, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से समझना। सबसे पहले अपने पास जो टॉपिक आ रहा है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। देखो टाइप ऑफ मैट्रिसेस में पहला जो अपने पास टाइप है वो पहला टाइप है, देखिए पहला जो अपन टाइप ले रहे हैं इसमें वो है रो मैट्रिक्स, ठीक है ना, कि रो मैट्रिक्स क्या होती है। देखो मैं पूरी डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, है ना, पूरी डेफिनेशन लिखना तो बहुत मतलब वो हो जाएगा कि बहुत बड़ा वीडियो सा हो जाएगा। मैं छोटे छोटे पॉइंट्स लिख रहा हूं इसमें। रो मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो, जिसमें क्या होता है सिर्फ और सिर्फ एक रो होती है ना। अब एक रो होती है, या फिर हम इसे पंक्ति, हम इसको हिंदी में बोलते हैं पंक्ति आव्यूह, है ना। थोड़ा थोड़ा मैं इंग्लिश ज्यादा यूज कर रहा हूँ, हिंदी कम यूज कर रहा हूँ, है ना, बहुत ज्यादा हिंदी होती भी नहीं है मैथ्स में, तो इसको हम पंक्ति बोलते हैं, इसको आव्यूह बोलते हैं, सब बच्चे समझ सकते हैं इस बात को। तो जिसमें सिर्फ एक ही पंक्ति हो उसे हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया -1 -2 -3, ठीक है। इसमें एक ही पंक्ति है, मतलब इसमें एक ही रो है, एक ही रो है, तो इसमें एक रो है और तीन क्या है इसके कॉलम है। ये एक कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ठीक है, तीन कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 1 into 3, मतलब जिसका ऑर्डर जिसमें रो 1 हो उसे हम कौन सी मैट्रिक्स बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास होती है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, देखो विच हैज ओनली वन कॉलम, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना। नाम से समझ में आ रहा होगा भाई, रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो होती है, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम होता है, तो ठीक है, समझ में आ गया सभी को। तो ये रो और कॉलम के अब इसके एग्जांपल में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसके एग्जांपल में लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख दो -1 -2 -3, ठीक है, ये 3 into 1 की मैट्रिक्स हो गई, इसमें 3 रो है, एक कॉलम है, ठीक है, ये हो गई कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास। सही बच्चों को क्लियर होगी, ठीक है। नेक्स्ट मैट्रिक्स जो अपने पास आएगी वो आएगी सिंगलटन मैट्रिक्स। देखो ये क्या चीज है, सिंगलटन मैट्रिक्स, इफ अ मैट्रिक्स हैज अ सिंगल एलिमेंट, हैज अ सिंगल एलिमेंट, अगर एक मैट्रिक्स में क्या हो, सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट हो ना, इसे हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि सपोज करो एक मैट्रिक्स है, इसमें लिखा हुआ है 5, इसका ऑर्डर क्या है 1 into 1 है ना, तो इसे हम बोलेंगे सिंगलटन मैट्रिक्स, ठीक है ना, बिल्कुल आसान है। अगली बात है कि चौथा जो अपने पास मैट्रिक्स का टाइप होता है वो होता है नल और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स क्या क्या चीजें हैं, देखो ध्यान से समझते जाना। अब इसको मैट्रिक्स के सारे टाइप हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये इसमें ज्यादा कुछ हार्ड वाली बात नहीं है। नल मैट्रिक्स, ठीक है, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज जीरो, अगर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं तो उसे हम कौन सी मैट्रिक्स बोलेंगे, नल मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कि सपोज करो कोई एक मैट्रिक्स है, किसी भी ऑर्डर की हो, है ना, किसी भी ऑर्डर की हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी भी ऑर्डर की हो, वो नल मैट्रिक्स बोलते हैं उसे, मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाने चाहिए उसमें, 0 0 हो जाने चाहिए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स बोलेंगे। देखो किस तरह की होती है, जैसे कि सपोज करो 0 0 0 0 0 0, ये 2 into 3 की एक मैट्रिक्स है, लेकिन सारे एलिमेंट जीरो है इसके, और अगर सारे एलिमेंट जीरो है तो इसे हम क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है बेटा। अगला जो अपने पास आएगा फिफ्थ वाला आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं बात भी कर रहा था स्क्वायर मैट्रिक्स की स्टार्टिंग में। स्क्वायर मैट्रिक्स देखिए क्या चीज होती है, इफ रोज इक्वल टू कॉलम, मतलब अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने बोला ना मैं बहुत शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, समझ में आ जाना चाहिए। बाकी हर बच्चे के पास बुक है घर पे, बुक में से आप सीधी सीधी डेफिनेशन नोट कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों अगर इक्वल हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे,
स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, इसका कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सपोज करो मैंने लिखा 5 7 1 9, ये 2 इंटू 2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें रो भी 2 हैं और कॉलम भी कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, ऐसे ही एक और मैं मैट्रिक्स ले सकता हूं, जैसे कि मान लो मैंने लिखा 1 2 3 -1 -7 -4 6 5 और 0, मैंने कोई एक मैट्रिक्स ली, ये 3x3 की मैट्रिक्स है, मतलब इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, इसे हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो जिसमें क्या हो, रो और कॉलम दोनों सेम हो, इसे हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अपने पास जो मैट्रिक्स आती है वो आती है अपने पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, देखो जिसमें सिर्फ डायगोनल पर एलिमेंट हो, मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायगोनल पर ही क्या हो, वैल्यूज हो, उसे हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि इफ ए आई, सॉरी इसको इस तरह से ना लिख के इसको बहुत शॉर्ट में अपन लिख सकते हैं। ठीक है, व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे, जब आई और जे दोनों इक्वल नहीं है, उस केस में जो ए आई जे होता है वो 0 होता है। ठीक है, एंड इफ आई इक्वल टू जे, तो ए आई जे कोई ना कोई हमारे पास एक वैल्यू होती है। ठीक है, ए आई जे कोई ना कोई एक वैल्यू होती है। इसका मतलब समझो कि अगर डायगोनल पर जो एलिमेंट्स है ना, डायगोनल पर क्या होता है, देखो कोई भी, जैसे मेरे पास ये A11 होता है, ये A12 होता है, ये A13 होता है, ये A21 22 23 A31 A32 और A33, अपने पास ये एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये 3 इंटू 3 की मेरे पास एक मैट्रिक्स है। यहाँ पर देखो इस वाले डायगोनल पर, ये प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। अब तुम सोचो सर ये डायगोनल क्यों नहीं होता है, स्क्वायर में तो ये भी डायगोनल होता है। ऐसा नहीं, क्योंकि हम काउंटिंग कहां से स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स में, ऐसे स्टार्ट करते हैं काउंटिंग। मैट्रिक्स में जो नोटेशन प्रोवाइड कराते हैं वो यहाँ से स्टार्ट कराते हैं, यहाँ से थोड़ा ना कराते हैं। तो इसी को प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, ये डायगोनल नहीं होता यहाँ पर। ठीक है ना, इस साइड से अगर तुम देखो ना, तुम सोचो कि सर हम ये इसको भी तो डायगोनल कह सकते हैं। अगर ये वाली बात है तो ये डायगोनल नहीं है क्या, नो इट इज नॉट अ डायगोनल। ठीक है ना, ये डायगोनल नहीं है। आ रही बात समझ में? तो आप इस चीज को बड़े ध्यान से समझना कि डायगोनल ये नहीं है। तो प्रिंसिपल डायगोनल पर सिर्फ वैल्यूज होती है डायगोनल मैट्रिक्स में। ठीक है, जैसे कि जो अपने पास मैट्रिक्स है इस तरह की हो सकती है, मतलब आई इज नॉट इक्वल टू जे, तो आई इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। यहाँ पर देखो इस वाले में इन सब में आई और जे, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये सारे के सारे एलिमेंट 0 हो। सपोज करो यहाँ पर 2, ये 0 0 0 -3 0 0 0 और मैंने यहाँ पर लिख दिया -5 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो तुम, ये जो डायगोनल है, वैल्यू सिर्फ इस डायगोनल पर है, बाकी जितने भी एलिमेंट्स मेरे पास हैं, सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सब क्या है, 0 के इक्वल है। ठीक है ना, तो हमारे पास सारी के सारी जो वैल्यूज हैं वो 0, तो ये 3 इंटू 3 का एक, देखो डायगोनल मैट्रिक्स भी एक तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ही डायगोनल मैट्रिक्स पॉसिबल है, अदरवाइज डायगोनल मैट्रिक्स पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मैंने बताया था डायगोनल कहां बनते हैं, डायगोनल बनते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में। ठीक है ना, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी, जिसमें डायगोनल पर वैल्यूज होंगी। ठीक है, इसे हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। हम इसको एज ए शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं, DIAG, इस तरह से भी लिखा जाता है, 2 -3 -5। अगर ऐसा लिखा हुआ है ना, इसका मीनिंग भी क्या है, इसका मीनिंग भी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोमा लगाओ चाहे मत लगाओ, कोमा की कोई दिक्कत नहीं है, कोमा नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, है ना, कोमा नहीं लगाओगे तो चल जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, जैसे मैंने सपोज करो ये लिख दिया मैंने 2 3 5 लिख दिया ना, ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास डायगोनल मैट्रिक्स। सभी को क्लियर होगा डायगोनल मैट्रिक्स क्या चीज है। नेक्स्ट अपने पास जो आएगा डायगोनल मैट्रिक्स के बाद, ये आएगा अपने पास स्केलर मैट्रिक्स। देखो स्केलर मैट्रिक्स क्या चीज है, स्केलर मैट्रिक्स भी देखो आसान है, कुछ हार्ड नहीं है स्केलर मैट्रिक्स में भी। देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, इफ डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम एंड रेस्ट एलिमेंट्स आर 0, अगर डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे क्या हो, सेम हो, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या हो, 0, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि सपोज करो एक मैट्रिक्स है मेरे पास, यहाँ पर मैंने लिखा 3 0 0 0 3 0 और 0 0 और 3, इसे हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ गया होगा। सॉरी, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर में क्या होता है, जो हमारे पास डायगोनल पर जो एलिमेंट है वो सारे के सारे कैसे हैं, सेम होने चाहिए। ठीक है, सारे के सारे सेम होने चाहिए। अगर कुछ भी है एलिमेंट, बाकी सब तो 0 है, और डायगोनल पर अगर कुछ भी है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन अगर डायगोनल पर सेम आ गया तो उसे हम क्या बोलेंगे,
स्केलर मैट्रिक्स हो सकती है। अब सोचोगे सेम मतलब कुछ भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का 5 0 0 0 माइनस 5 0 0 0 माइनस, कुछ भी बैठे यहाँ पर, लेकिन बैठेगा हमेशा सेम, कुछ भी बैठे, चाहे -2 आए, चाहे -5 आए, -7 आए, -9, कोई सा भी कुछ भी आ जाए, लेकिन आएगा हमेशा सेम। उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अगली हम बात करते हैं, अगली जो बात करेंगे वो करेंगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। काम में आने वाली चीज यही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। बहुत ज्यादा काम में जो हम लेते हैं ना, वो यही वाली काम में लेते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इफ एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल, डायगोनल पर जो एलिमेंट्स हैं आर 1, डायगोनल पर सारे एलिमेंट्स क्या है? 1, एंड रेस्ट एलिमेंट्स आर 0, रेस्ट एलिमेंट्स आर 0, अगर बाकी के सारे एलिमेंट क्या हैं? 0 हैं, तो इसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे कि इसको आई से शो करते हैं, ये 2 into 2 की एक मैट्रिक्स है, इसमें जो डायगोनल पर वैल्यूज है वो क्या है? 1 और 1, मतलब 1 ही रहती है इसमें, इसमें कोई सेम की बात नहीं है, हालांकि 1 और 1 सेम ही रहता है। इसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ऐसे स्केलर को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, लेकिन इसको मतलब जो स्केलर है उसको डायगोनल नहीं बोल सकते हम, जो सॉरी स्केलर को तो डायगोनल बोल सकते हैं, लेकिन जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसको स्केलर नहीं बोल सकते। ऐसे ही हम आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है इसको भी स्केलर बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी डायगोनल पर क्या है? सेम वैल्यूज है। जैसे कि सपोज करो 3 into 3 की मेरे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो कुछ इस तरह की होगी। यहाँ पर अपने पास जो डायगोनल पर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? देखो 1 1 1 है ना, ये 3 into 3 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बहुत काम की चीज है। आई से शो करते हैं, कई बार क्वेश्चन में लिखा आता है कि आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 into 2 या फिर 3 into 3, तो समझ जाना किसकी बात चल रही है। ठीक है ना, 3 into 3 से आगे का कुछ आता नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है बेटा सभी को? चलिए अगली बात हम करते हैं, अगली बात ध्यान से समझना इसको। नेक्स्ट आएगा अपने पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नहीं है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो 9th टाइप का आएगा अपने पास, ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 2 तरह के केस होते हैं। सबसे पहले तो होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में एक इफ आई इज ग्रेटर देन जे, मतलब आई अगर क्या हो जाएगा? जे से बड़ा हो जाएगा, मतलब रो जो है वो रो का जो नंबर है वो कॉलम से बड़ा हो जाएगा, देन ए आई जे इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उस केस को बोलते हैं हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है 3 into 3 की, जैसे कि यहां पर लिख देता हूं 1 2 3 5 7 6, ठीक है ना, ये 0 0 0 है। यहां पर देखो ये कौन सा एलिमेंट है? ये 8 2 1 होता है, सॉरी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना ये, सॉरी ये गलत मैंने लिख दिया एग्जांपल, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के एग्जांपल को देखो कैसे है। जैसे कि यहां पर मैंने लिखा 1 2 3 4 और 5 और 6, ये बाकी सारे सारे क्या होगा? 0 होगा। देखो ये वाला एलिमेंट कौन सा? ये A21 है, ये A31 है, और ये क्या है? सेकंड और फर्स्ट कॉलम, ये है A32। यहां पर तीनों केस में क्या है? यहां पर तीनों केस में आई क्या है? जे से बड़ा है। जब आई जे से बड़ा है तो उस केस में जो AIJ है, मतलब ये जो एलिमेंट है 0 है, बाकी हर एलिमेंट कोई ना कोई वैल्यू लेकर बैठा है ना, हर एलिमेंट कोई ना कोई वैल्यू लेकर बैठा है। तो जब अपने पास ये आई जब ग्रेटर देन जे होता है तो उस केस में क्या होता है? ये जो अपने पास वैल्यूज है वो इस तरह से रिप्लेस हो जाती है, मतलब ये 0 0 0 आता है, बाकी हम सारे के सारे एलिमेंट्स कुछ ना कुछ वैल्यू होगी बाकी हर केस में। तो यहाँ पर ये जो अपर ट्रायंगुलर पार्ट बन रहा है ना बेटा, देखो ध्यान से देखना सब, यहाँ पर जो ये अपर ट्रायंगुलर पार्ट बन रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अपर पार्ट में बन रहा है। आ रही बात सबको समझ में? देखो नेक्स्ट अपने पास जो आएगा सेकंड पार्ट है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देखो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? इफ आई इज लेस देन जे, अगर आई जे से छोटा हो देन AIJ की वैल्यू क्या होती है? 0, तो इसे हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। देखो यही वाला एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज करो मैंने लिखा A 1 2 3 4 5 6, बाकी सारे के सारे क्या होंगे? 0 होंगे। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो ये वाला जो अपने पास एलिमेंट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है? ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का पार्ट है।
ये वाला जो हिस्सा है ये A12 है, ये A13 है और ये A23 है। ध्यान से देखो इन सब चीजों को। यहाँ पर जो I है मतलब जो रो है वो कॉलम से छोटी है ना, अगर रो कॉलम से छोटा है मतलब I इज लेस देन J है, तो इसके जो एलिमेंट की वैल्यू है वो क्या है, 0 के इक्वल है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। तो ये हमारे सारे मैट्रिक्स के टाइप्स हैं कि मैट्रिक्स के टाइप किस किस तरह के होते हैं। टोटल हमारे पास एक तरह से 9 में भी, अब 9 में भी 2 पार्ट हो गए, तो हम कह सकते हैं कि टोटल 10 तरह की मेरे पास मैट्रिक्स होती हैं। ठीक है ना, टोटल 10 तरह की मैट्रिसेस हैं, तो वो इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन करते हैं, देखिए कुछ रिमार्क्स की बात चल रही है कि कुछ रिमार्क्स जो है वो मैं आपको बता सकता हूं कि रिमार्क्स क्या, मतलब अपन ने जो ये सब चीज पढ़ा इसके रिमार्क्स क्या क्या हो सकते हैं। देखो रिमार्क्स इसके क्या क्या होंगे, पहले जो अपने पास रिमार्क होगा वही होगा कि एक जो डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स, कोई भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, इज लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर बोथ। जो एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है उसको हम लोअर में और अपर में, दोनों ट्रायंगुलर में, दोनों जो अपन अपने पास जो दोनों मैट्रिक्स होती है उसमें बांट सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, कोई भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, है ना। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं वो ध्यान से समझना। देखो सबसे पहली बात तो जो मेरे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है। ठीक है, तो अगर सपोज करो मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करूं, तो इफ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ स्क्वायर मैट्रिक्स देन m इक्वल टू n होता है, m और n दोनों इक्वल होते हैं, तो मैं यहां पर n इंटू n लिख सकता हूं इसको। ठीक है ना, n इंटू n लिख सकता हूं। देखो यहां पर डायगोनल मैट्रिक्स में ये एलिमेंट कितने होंगे, ये होंगे 3 एलिमेंट। अगर ये 3 इंटू 3 की अगर मैट्रिक्स है ना सपोज करो, तो कितने एलिमेंट होंगे, 3 एलिमेंट होंगे। ठीक है, इसका मतलब मैं यहां पर कह सकता हूं कि ये कितने एलिमेंट्स होंगे, ये n एलिमेंट होंगे। कितने होंगे बेटा, n होंगे। अगर ये 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स होती है तो यहां पर एक एलिमेंट यहां होता है, एक एलिमेंट यहां होता है, एक एलिमेंट यहां होता है स्क्वायर मैट्रिक्स में। सभी को समझ में आ गया। स्क्वायर मैट्रिक्स में, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स में यहां पर अपने पास एक एलिमेंट यहां, एक एलिमेंट यहां, एक एलिमेंट यहां। तो अगर 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है तो 3 एलिमेंट होते हैं। तो मैंने बोला 3 इंटू 3 ना बोल के मैंने n इंटू n बोल दिया, तो कितने एलिमेंट्स होंगे यहाँ पर, n होंगे। बाकी सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, बाकी सारे के सारे एलिमेंट 0 होते हैं। मतलब यहाँ भी 0 0 0 आता है, इन सब जगह पर 0 0 0 आता है। तो 0 0 0 आ रहा है, मतलब इसको एक तरह से भरा जा रहा है। कितने तरह से भरा जा रहा है, एक तरह से। मतलब हम मान लेते हैं कि ये वाला जो पार्ट है अपने पास, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला एक x है ना, ये x है सब। मान लो ये वाला हिस्सा x है, ये वाला हिस्सा x है। ठीक है, तो सपोज करके चलो अपने पास जो x, ये 3 तरह की चीजों से मिलकर बन रही है, x और n और x। मतलब ये भी वाला, ये वाला हिस्सा भी x है, ये दूसरा वाला हिस्सा भी x है अपने पास, है ना। ये वाला हिस्सा x, ये n और ये x, 3 हिस्से मिलाकर क्या बन रहा है हमारे पास, n स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो जीरोस कहां है, जीरोस इन दोनों जगह पर है, जीरोस इन दोनों जगह पर है। तो ये x और x मिलकर क्या हो गए, 2x हो गए। तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस n। तो ये n स्क्वायर माइनस n क्या होगा, ये मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ डायगोनल मैट्रिक्स। कोई भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, n स्क्वायर माइनस n होता है। सीधा भिड़ते ही तुम बोल सकते हो कि भाई जैसे मेरे से बोल दिया कि 5 इंटू 5 की एक मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें बताओ कि जीरोस कितने होंगे। तो 5 इंटू 5 की एक मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब 5 इंटू 5 मतलब n स्क्वायर हो गया, उसमें से n माइनस कर दो तो 25 माइनस 5 कितने जीरो हो जाएंगे, 20 जीरो निकलेंगे उसमें, कम से कम 20 जीरो तो रहेंगे ही रहेंगे उसमें। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ये हम कह सकते हैं इस तरह की बातें। अब नेक्स्ट जो अपने पास है, देखो कैसे करेंगे वो, उसको ध्यान से समझना। अगला जो हमारे पास रिमार्क है वो तीसरा रिमार्क है कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस या मैक्सिमम बोल सकते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी एक हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसमें कितने जीरो, देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में या तो यहां जीरो होगा या यहां जीरो होंगे, है ना। अगर हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो यहां जीरो होंगे अपर वाले पार्ट में, और अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करूं तो ये लोअर वाले पार्ट में जीरो होंगे, है ना। तो किसी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कितने जीरोस हो सकते हैं, देखो x की वैल्यू अगर मैं निकालूं यहां से, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी,
x की वैल्यू आ गई n स्क्वायर माइनस n अपॉन में 2, ये अपने पास वैल्यूज आएगी, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो n स्क्वायर माइनस n अपॉन में 2 ये हो गया मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। चौथे के ऊपर बात करते हैं कि चौथा पॉइंट अपने पास क्या होगा। तो आप अपने पास आएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इन डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी डायगोनल नहीं, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें ज्यादा से ज्यादा कितने जीरो हो सकते हैं। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात अगर हो गई, अगर मैंने सारे एलिमेंट जीरो कर दिए स्क्वायर मैट्रिक्स में, जैसे 3 into 3 की है, अगर मैंने सारे एलिमेंट जीरो कर दिए तो वो नल मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। लेकिन कोई भी एक एलिमेंट छोड़ दो, एक एलिमेंट छोड़ दो, कोई भी एक एलिमेंट छोड़ने का मतलब है जैसे मेरे पास 9 एलिमेंट है, 9 में से मैंने एक एलिमेंट को कुछ भी लिख दिया, बाकी सारे के सारे जीरो रख दो, तो अपने पास कितने होते हैं, n स्क्वायर माइनस 1 होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं, n स्क्वायर माइनस 1 होता है किसी मैट्रिक्स की अगर बात करी जाए, ठीक है। ये जरूरी नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो, किसी भी मैट्रिक्स में भी अगर कोई भी, जैसे अपने पास 2 into 3 की एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो अगर सपोज करो उसमें 6 एलिमेंट है, उसमें कोई सा भी एक एलिमेंट आप जीरो मत लिखो, बाकी सारे एलिमेंट को 0 0 0 लिख दो, ठीक है। तो वो ज्यादा से ज्यादा कितने जीरो हो जाएंगे अपने पास, इतने, इस टाइप के होंगे, ठीक है। तो ये अपने कुछ ना कुछ रिमार्क्स थे, तो वो अपन कह सकते हैं कि भाई इस रिमार्क्स के जो अपन ने टाइप्स पढ़े उसके अकॉर्डिंग जो रिमार्क्स है वो ये वाले रिमार्क्स, ठीक है ना, समझ में आ गया सभी बच्चों को। चलिए नेक्स्ट अपने पास जो टाइप आएगा, नेक्स्ट अपने पास जो आएगा टॉपिक, वो आएगा ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ये आप नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज कर करके, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अपने पास जो आएगा वो आएगा ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए ट्रेस क्या होता है मैट्रिक्स में, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, देखो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स of a matrix is called trace। ठीक है ना, sum of all diagonal elements of a matrix is called trace of a matrix। जैसे कैसे कैसे, अगर सपोज करो summation of aij, मतलब aij when i इक्वल टू j, जब i और j दोनों इक्वल होते हैं ना तो उसका सम, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। कोई भी एक मैट्रिक्स है, जैसे ए मैट्रिक्स है ना, उसका ट्रेस, ठीक है। जैसे कि सपोज करो मेरे पास एक मैट्रिक्स आ गई 5 0 3 0 -1 2 0 2 और 2, ठीक है। ये 3 into 3 की एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल है, ध्यान रखना, ट्रेस भी है ना। तो इसके जो डायगोनल है, इस पर जितने भी एलिमेंट्स हैं 5 -1 + 2, इनको जोड़ दो, आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 - 1 7 - 1 हो जाएगा 6। तो ये क्या हो गया, मैट्रिक्स का ट्रेस हो गया, ठीक है ना। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रेस का क्या मतलब होता है कि उसमें जितने भी अपने पास प्रिंसिपल डायगोनल पर जितने भी एलिमेंट्स है सबको ऐड कर दो, तो इसे हम बोलेंगे ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। सभी को क्लियर है ट्रेस का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं अनुरेखन, ठीक है ना, अनुरेखन बोलते हैं इसको हिंदी में। चलिए नेक्स्ट अपने पास आएगा प्रॉपर्टीज। इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज इसकी क्या क्या है वो समझो ध्यान से। देखो इसकी प्रॉपर्टीज में जो अपने पास पहला आता है वो आता है कि अगर ट्रेस ऑफ, अगर सपोज करो यहां पर कोई एक कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई हो रही है कोई एक मैट्रिक्स, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं के ट्रेस ऑफ ए। अगर कोई एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है वो किसी कांस्टेंट एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप उसका ट्रेस निकाल के अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो भी वही बात है, ठीक है। ये पहला इसका प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी अपने पास है कि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी माइनस ए प्लस माइनस बी इक्वल टू में क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस ट्रेस ऑफ बी। मतलब अगर प्लस माइनस की बात करें तो सीधा सीधा इस तरह से होता है, ठीक है। फिर ट्रेस ऑफ ए बी, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा दो मैट्रिक्स को, अब ये आएगा आगे मल्टीप्लीकेशन वगैरह, है ना, ये ट्रेस ऑफ बी ए के इक्वल होता है, ट्रेस ऑफ ए बी ट्रेस ऑफ बी ए के इक्वल होता है। और चौथी बात ट्रेस ऑफ ए, ये ट्रेस ऑफ ए डैश, या फिर हम बोल सकते हैं ट्रेस ऑफ ए की पावर ट्रांसपोज। ये आगे के टॉपिक है, ध्यान रखना, ये अभी नहीं है, ट्रांसपोज वगैरह सब आगे के टॉपिक है, ठीक है। तो अगर किसी भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रेस निकाला जाए तो वो सब इक्वल होते हैं, है ना। दूसरी बात है ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ट्रेस होता है
वो n के इक्वल होता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ट्रेस है वो उसी के इक्वल होता है। क्लियर सही बच्चों को? तो ये अपने पास कुछ प्रॉपर्टीज है, या फिर सपोज करो एक और हम लिख सकते हैं कि भाई ट्रेस ऑफ, सपोज करो a की पावर n है कुछ, है ना, किसी भी पावर n है अपने पास, तो अपन इसको लिख सकते हैं n ट्रेस ऑफ a लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये अपने पास हो गई मैट्रिक्स के जो अपने पास जो ट्रेस है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, ये हो गई ट्रेस की प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अपना जो मैट्रिक्स का पहला लेक्चर है उसमें फिलहाल इतना ही करते हैं मैं ना। आज हमने क्या क्या पढ़ा, मैट्रिक्स का कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि मैट्रिक्स का कोई एक मैट्रिक्स क्या होती है ना, उसमें एलिमेंट्स कितने होते हैं मैट्रिक्स में, ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, मैट्रिक्स का नोटेशन क्या होता है, किस तरह से मैट्रिक्स के जो जैसे सपोज करो किसी ने कोई एक मैट्रिक्स दे दी, पूछा गया कि A23 बताओ, तो A23 का मतलब क्या होता है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, है ना। ऐसे A24 का मतलब क्या होगा, सेकंड रो फोर्थ कॉलम हो गया। मतलब जो भी ऑर्डर है उसमें आपसे कोई सा भी एलिमेंट पूछा सकता है। फिर मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें दिया था कि भाई अगर किसी में मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स थे तो उसमें क्या, उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, ये भी हम निकाल सकते हैं अब, ठीक है। मैट्रिक्स में किस तरह से मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होता है, मैट्रिक्स में अगर इक्वलिटी है तो वहां से अननोन एलिमेंट्स किस तरह से निकाले जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि मैट्रिक्स के जो टाइप्स हैं वो क्या क्या है, मैट्रिक्स के टाइप्स के बाद हमने कुछ देखा कि हमने कुछ रिमार्क्स हमने पढ़े, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया आपको ट्रेस, है ना, कि ट्रेस क्या चीज होता है। तो मैट्रिक्स के पहले लेक्चर में फिलहाल इतना ही, ठीक है। आगे की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। देखिए आपको जो भी चीज, मैं मैट्रिक्स को थोड़ा सा एक फास्ट करवा रहा हूँ मैट्रिक्स को, जिससे कि आपका जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है, मैट्रिक्स क्योंकि मैंने बताया ना स्टार्टिंग में बहुत इजी पार्ट है, बहुत ज्यादा हार्ड पार्ट नहीं है, तो इसमें अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। जो भी आपके क्वेश्चंस और जो भी कुछ क्वेरीज हैं, देखो आप एनसीईआरटी की बुक को तो करते रहो, एनसीईआरटी की बुक है, आरबीएससी वाले बच्चों के पास जो खुद की जो भी बोर्ड के तरफ से जो इशू की गई है वो वाली बुक है, तो आप चीजें देखते रहो, ठीक है। टॉपिक वही है, सेम है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात ध्यान रखना। मैथ्स में सब कुछ सेम है, ठीक है। तो आप अपनी प्रैक्टिस अपने बुक पे तो करते रहो, और जो भी आपको मैं एक्स्ट्रा कुछ भी मटेरियल है वो आपको पीडीएफ फाइल के थ्रू मिलती रहेगी, ठीक है बच्चों। थैंक यू।